एक आम इंसान और देश की पूरी सत्ता, दोनों के बीच अगर कोई लड़ाई हो तो एक आम इंसान कैसे जीत सकता है? ये वाकई एक बहुत बड़ा असंतुलन है। बिल्कुल। एक तरफ पूरी सरकार, पुलिस और व्यवस्था है और दूसरी तरफ एक अकेला नागरिक। इस असंतुलन को पाटने का काम कोई जादू नहीं करता, बल्कि एक किताब के भाग 3 में लिखे कुछ पन्ने करते हैं। सही कहा। अगर सोचा जाए तो मान लीजिए बाजार से एक बिल्कुल नया चमकदार स्मार्टफोन खरीदा गया। उसका हार्डवेयर बेहतरीन है, कैमरा शानदार है, लेकिन अगर उसमें कोई ऑपरेटिंग सिस्टम ही ना हो तो वो क्या है? वही तो, सिर्फ कांच और धातु का एक खाली डिब्बा। ऑपरेटिंग सिस्टम ही उस फोन को जीवन देता है, उसके नियम तय करता है और डेटा को सुरक्षित रखता है। ये तुलना एकदम सटीक बैठती है। अगर एक राष्ट्र की बात की जाए तो वहां के नागरिकों को भी जीवित रहने, आगे बढ़ने और सुरक्षित महसूस करने के लिए एक ऐसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत होती है। बिना इसके कोई भी व्यवस्था सिर्फ एक खोखला ढांचा या शायद एक तानाशाही बनकर रह जाएगी। और आज की इस गहरी चर्चा का विषय यही सबसे जरूरी ऑपरेटिंग सिस्टम है। आज हम टेक्स्ट बुक की यूपीएससी एनसीईआरटी नोट्स के आधार पर भारतीय संविधान के भाग 3 यानी अनुच्छेद 12 से 35 में दिए गए मौलिक अधिकारों का पूरा विश्लेषण करेंगे। जी, और हमारा मकसद इन कानूनी पन्नों को सिर्फ बांचना नहीं है। बिल्कुल नहीं। हमें ये समझना है कि ये अधिकार काम कैसे करते हैं और किसी भी आम नागरिक के लिए ये इतने अहम क्यों हैं। ये सिर्फ कुछ कानूनी नियम नहीं है। तो फिर इन्हें क्या कहा जा सकता है? देखिए, संविधान निर्माताओं ने इन्हें इसलिए शामिल किया क्योंकि ये किसी भी व्यक्ति की भलाई, उसके नैतिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास के लिए बहुत जरूरी हैं। अच्छा। और भारतीय संविधान में इन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से प्रेरित होकर लिया गया था। यानी वहीं से ये विचार आया था। हाँ, और इनकी अहमियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि संविधान के इस भाग 3 को भारत के मैग्ना कार्टा के रूप में भी जाना जाता है। मैग्ना कार्टा ये शब्द इतिहास की किताबों में बहुत सुनने को मिलता है। बिल्कुल, मैग्ना कार्टा अधिकारों का वो ऐतिहासिक दस्तावेज था जिसने सदियों पहले ब्रिटेन में नागरिक स्वतंत्रताओं की नींव रखी थी। क्या बात है। तो आज का लक्ष्य यही है कि इन जटिल कानूनी बातों की परतों को खोला जाए। लेकिन अधिकारों की बात शुरू करने से पहले एक बुनियादी सवाल उठता है। वो क्या? जब कहा जाता है कि अधिकार मिले हैं तो जाहिर है कोई तो ऐसी ताकत होगी जो उन अधिकारों को छीनने की क्षमता रखती होगी। आखिर ये मौलिक अधिकार किसके खिलाफ मिले हैं? बहुत सही सवाल है। संविधान में उस ताकतवर इकाई को राज्य या स्टेट कहा गया है। अधिकारों की ढाल किसके हमलों से बचाएगी, ये तय करने के लिए अनुच्छेद 12 में इस राज्य शब्द को बहुत विस्तार से परिभाषित किया गया है। ठीक है, आइए इसको थोड़ा खोलते हैं। जब आम बोलचाल में राज्य शब्द का इस्तेमाल होता है तो दिमाग में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या कर्नाटक जैसी राज्य सरकारें आती हैं। आमतौर पर लोग यही सोचते हैं। तो क्या अनुच्छेद 12 में राज्य का मतलब सिर्फ यहीं तक सीमित है? यहीं पे कानूनी पेचीदगी शुरू होती है। अनुच्छेद 12 के तहत राज्य की परिभाषा बहुत व्यापक है। अच्छा जी, इसमें भारत की संसद, केंद्र सरकार, राज्यों की विधायिकाएं और सरकारें तो आती ही हैं, लेकिन इसके अलावा भारत के क्षेत्र के भीतर काम करने वाले सभी स्थानीय प्राधिकरण भी शामिल हैं। स्थानीय प्राधिकरण मतलब जैसे नगरपालिकाएं और पंचायतें? बिल्कुल, वो भी राज्य हैं। और जो सबसे अहम बात सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसलों में जोड़ी है, वो क्या है? वो ये है कि सरकार के अधीन काम करने वाली कोई भी निजी संस्था या एजेंसी भी राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आती है। अरे वाह! यानी अगर सरकार का किसी संस्था पर सीधा नियंत्रण है या वो सरकार के लिए कोई सार्वजनिक कार्य कर रही है, भले ही वो एक प्राइवेट कंपनी की तरह काम कर रही हो, तो वो संस्था भी किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं कर सकती। एकदम सही समझे आप। ये तो हुई राज्य की बात। अब उस सुरक्षा कवच पर आते हैं जो इस राज्य की असीमित शक्तियों पर लगाम लगाता है। अनुच्छेद 13। अगर इसे तकनीकी भाषा में कहा जाए तो अनुच्छेद 13 हमारे संविधान का एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर वाली बात इस तंत्र को समझने के लिए बहुत बढ़िया है ना? हाँ, जैसे किसी कंप्यूटर सिस्टम में अगर कोई ऐसा प्रोग्राम आ जाए जो सिस्टम की फाइलों को करप्ट कर सकता है, तो एंटीवायरस उसे बैकग्राउंड में स्कैन करता है और ब्लॉक कर देता है। बिल्कुल वही काम अनुच्छेद 13 करता है। जी,
ये एक स्पष्ट घोषणा है कि अगर कोई भी ऐसा कानून बनता है जो मौलिक अधिकारों से टकराता है या उन्हें कमजोर करता है, तो न्यायपालिका उस कानून को शून्य या वॉइड घोषित कर देगी। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? मेरा मतलब है, संविधान तो 1950 में लागू हुआ। हाँ। मान लीजिए आजादी से पहले का कोई पुराना कानून है जो उस समय तो ठीक था, लेकिन नए संविधान के मौलिक अधिकारों से सीधे तौर पर टकरा रहा है, तो क्या वो पूरा का पूरा पुराना कानून कचरे के डिब्बे में डाल दिया जाता है? देखिए, इसके लिए न्यायपालिका ने व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए 2 बहुत ही व्यावहारिक कानूनी सिद्धांत बनाए हैं। अच्छा, कौन से हैं वो? पहला है पृथक्करण का सिद्धांत, जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ सेवराबिलिटी कहते हैं। इसे एक सेब के उदाहरण से समझा जा सकता है। सेब के उदाहरण से? वो कैसे? मान लीजिए एक सेब का सिर्फ एक हिस्सा खराब है, तो क्या पूरा सेब फेंकने की जरूरत होती है? नहीं, सिर्फ वो खराब हिस्सा काटकर निकाल देते हैं। बस यही बात है। उसी तरह अगर किसी कानून का सिर्फ एक विशेष खंड मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है, तो न्यायालय केवल उस असंगत हिस्से को काटकर अलग कर देता है। बाकी का कानून जस का तस लागू रहता है। ये तो एक बहुत ही तार्किक दृष्टिकोण है। पूरी व्यवस्था को अस्त-व्यस्त करने से बेहतर है कि सिर्फ खराबी को हटाया जाए। बिल्कुल। और दूसरा सिद्धांत क्या कहता है? दूसरा सिद्धांत है ग्रहण का सिद्धांत, यानी डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। ये भिकाजी बनाम मध्य प्रदेश राज्य केस में काफी चर्चा में आया था। यह सिद्धांत पुराने आजादी से पहले के कानूनों से निपटने के लिए है। अगर कोई पुराना कानून मौलिक अधिकारों से टकराता है, तो वो कानून शुरू से ही पूरी तरह खत्म या मृत नहीं माना जाता। तो फिर उसका क्या होता है? मौलिक अधिकारों की सर्वोच्चता के कारण उस पुराने कानून पर एक ग्रहण लग जाता है। वो सुप्त या निष्क्रिय अवस्था में चला जाता है। बिल्कुल किसी खगोलीय ग्रहण की तरह, जहां मौलिक अधिकारों की तेज रोशनी ने उस पुराने कानून को अपनी छाया में ढक लिया है। एकदम सही। और अगर भविष्य में संविधान में कोई ऐसा संशोधन हो जाए जिससे वो टकराव खत्म हो जाए, तो वो ग्रहण हट जाता है और वो कानून फिर से सक्रिय हो सकता है। क्या बात है! अब जब ये ढाल और एंटीवायरस का तंत्र समझ आ गया है, तो उन अधिकारों की ओर बढ़ते हैं जिनकी इतनी रक्षा की जा रही है। बिल्कुल। टेक्स्ट बुक के नोट्स के अनुसार मूल रूप से संविधान में 7 श्रेणियों के मौलिक अधिकार थे। जी, मूल रूप से 7 श्रेणियां थीं, ये सच है। लेकिन 1978 में 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा एक बड़ा और जरूरी बदलाव किया गया। संपत्ति के अधिकार को लेकर। हाँ, संपत्ति के अधिकार को, जो पहले अनुच्छेद 31 के तहत एक मौलिक अधिकार था, इस सूची से बाहर कर दिया गया। और इसे हटाकर पूरी तरह से खत्म करने के बजाय संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300A के तहत एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। जी। लेकिन एक बात बताइए, ये कदम उठाना क्यों पड़ा? देखिए, आजादी के बाद देश को बुनियादी ढांचे, सड़कों, बांधों और उद्योगों के विकास की सख्त जरूरत थी। विकास तो जरूरी था। और इन सब के लिए जमीन चाहिए थी। जब भी सरकार जनहित में जमीन का अधिग्रहण करने जाती, तो लोग संपत्ति के मौलिक अधिकार का हवाला देकर अदालतों से स्टे ऑर्डर ले आते थे। अच्छा, तो इससे तो सारे काम रुक जाते होंगे। बिल्कुल, विकास कार्य पूरी तरह से ठप होने लगे थे। इसलिए इसे मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाना पड़ा, ताकि राज्य विकास के लिए कानूनी प्रक्रिया के तहत संपत्ति का अधिग्रहण कर सके। समझ गया। और इसके बाद अब कुल 6 श्रेणियों के मौलिक अधिकार बचे हैं। जी, अब सिर्फ 6 हैं। इन 6 श्रेणियों में सबसे पहली और शायद सबसे बुनियादी श्रेणी है समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से 18 तक फैला है। इसे सिर्फ अनुच्छेदों की सूची की तरह देखने के बजाय एक ऐसे समाज के निर्माण के रूप में देखना चाहिए जो सदियों के भेदभाव से बाहर आ रहा था। बहुत गहरी बात कही आपने। अनुच्छेद 14 ये तय करता है कि कानून के सामने सब बराबर हैं। बिल्कुल। और अनुच्छेद 15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को रोकता है। और अनुच्छेद 16 ये सुनिश्चित करता है कि सरकारी रोजगार में सभी को समान अवसर मिले। लेकिन इन सब में अनुच्छेद 17 का महत्व बहुत ऐतिहासिक है। हाँ, क्योंकि ये अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत करता है। दिलचस्प बात यह है कि संविधान निर्माताओं ने इसे सिर्फ एक सिद्धांत बनाकर नहीं छोड़ा, बल्कि इसे एक दंडनीय अपराध बनाया गया। सही कहा। भारत की सामाजिक व्यवस्था में जातिगत भेदभाव इतना गहरा था कि सिर्फ समानता की बात लिख देना काफी नहीं था। उसे तोड़ने के लिए सख्त सजा का प्रावधान जरूरी था। बिल्कुल।
और इसी दिशा में अनुच्छेद 18 भी काम करता है, जो राज्य द्वारा दी जाने वाली उपाधियां या टाइटल्स का अंत करता है, ताकि समाज में कोई खुद को दूसरों से ऊंचा न समझे। ब्रिटिश काल में मिलने वाले राय बहादुर या सर जैसे खिताब समाज में एक कृत्रिम पदानुक्रम बनाते थे। जी बिल्कुल। और समानता स्थापित होने के बाद स्वाभाविक रूप से बात स्वतंत्रता के अधिकार की आती है, जो अनुच्छेद 19 से 22 में दर्ज है। अनुच्छेद 19 6 तरह की आजादी देता है। भाषण और अभिव्यक्ति, शांतिपूर्वक इकट्ठा होने, संघ बनाने, पूरे भारत में घूमने, कहीं भी बसने और अपनी पसंद का पेशा चुनने की आजादी। लेकिन अक्सर आजादी का मतलब कुछ भी करने की खुली छूट मान लिया जाता है, जो कि किसी भी सभ्य समाज के लिए खतरनाक सोच है। असीमित आजादी हमेशा अराजकता को जन्म देती है। इसे कार चलाने के उदाहरण से समझा जा सकता है। वो कैसे? देखिए, अगर किसी नागरिक को सड़क पर कार चलाने की स्वतंत्रता मिली है, तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि वो गलत दिशा में गाड़ी चलाने लगे या रेड लाइट जंप करे। बहुत बढ़िया उदाहरण है ये, है ना? एक व्यक्ति की आज़ादी वहीं खत्म हो जाती है जहां से दूसरे व्यक्ति की सुरक्षा और आज़ादी को खतरा शुरू होता है। इसीलिए संविधान इन सभी स्वतंत्रताओं पर देश की संप्रभुता, सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के नाम पर कुछ उचित प्रतिबंध भी लगाता है। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, और ये संतुलन ही लोकतंत्र को जिंदा रखता है। इसी क्रम में अनुच्छेद 20 और 22 आते हैं, जो न्याय प्रणाली में मनमानी को रोकते हैं। ये अपराधों के लिए दोष सिद्धि और गिरफ्तारी के समय संरक्षण देते हैं। इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानूनी सिद्धांत है, डबल जेपार्डी। हाँ, ये शब्द अक्सर कानूनी ड्रामा में सुनने को मिलता है। जी। अगर हम बॉलीवुड की पुरानी फिल्मों जैसे अंधा कानून को याद करें, तो वहां ये दिखाया जाता है कि एक व्यक्ति को एक ही कत्ल के लिए 2 बार फांसी पर नहीं चढ़ाया जा सकता। बिल्कुल। असल जिंदगी में भी अनुच्छेद 20 यही कहता है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 1 से अधिक बार सजा नहीं दी जा सकती, और साथ ही किसी को खुद के ही खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर भी नहीं किया जा सकता। सही बात है। और फिर आता है भारतीय संविधान का सबसे व्यापक और शक्तिशाली हिस्सा, अनुच्छेद 21, यानी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। जी। यह कहता है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। लेकिन इस एक लाइन के मायने समय के साथ बहुत बदल गए हैं, खासकर मेनका गांधी मामले के बाद। अरे हाँ, उस ऐतिहासिक फैसले ने तो अनुच्छेद 21 की पूरी तस्वीर ही बदल दी थी। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जीवन का मतलब सिर्फ एक जैविक अस्तित्व नहीं है कि इंसान सिर्फ सांस ले रहा है और जिंदा है। तो फिर क्या है? जीवन का मतलब है मानवीय गरिमा के साथ जीना, ह्यूमन डिग्निटी। इस एक फैसले ने अनुच्छेद 21 के दायरे में निजता का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार और त्वरित न्याय का अधिकार जैसी कई चीजें जोड़ दी। और इसी गरिमापूर्ण जीवन की सोच का परिणाम था कि बाद में 86वें संशोधन के जरिए अनुच्छेद 21A जोड़ा गया। जी, जिसने 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बना दिया। क्योंकि बिना शिक्षा के गरिमापूर्ण जीवन की कल्पना करना ही बेमानी है। एकदम सही। अब जब स्वतंत्रता और गरिमा की इतनी गहरी बात हो रही है, तो चर्चा स्वाभाविक रूप से समाज के उन वर्गों की ओर मुड़ती है जो सबसे कमजोर हैं। ये बहुत जरूरी पहलू है, क्योंकि आजादी के बावजूद ताकतवर द्वारा कमजोर के शोषण का खतरा हमेशा बना रहता है। यहीं पर अनुच्छेद 23 और 24 आते हैं, जो शोषण के खिलाफ अधिकार देते हैं। जी, अनुच्छेद 23 मानव तस्करी, बिगाड़ और किसी भी प्रकार के बलात् श्रम यानी जबरन मजदूरी पर रोक लगाता है। और अनुच्छेद 24? यहाँ जो सबसे रोचक बात है वो ये है कि संविधान निर्माताओं ने आदर्शवाद के साथ साथ यथार्थवाद को कैसे संतुलित किया। कैसे? अनुच्छेद 24 को देखें तो यह 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी कारखाने, खदान या अन्य खतरनाक गतिविधियों में काम करने से स्पष्ट रूप से रोकता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यह उन्हें पूरी तरह से किसी गैर खतरनाक काम या अपने पारिवारिक व्यवसाय में हाथ बटाने से नहीं रोकता। यानी अगर एक बच्चा स्कूल के बाद अपने परिवार की किराने की दुकान पर थोड़ी मदद कर रहा है, तो उसे अपराध नहीं माना जाएगा। बिल्कुल नहीं। लेकिन उसे पटाखों की फैक्ट्री या रसायन बनाने वाले कारखाने में काम पर रखना एक गंभीर अपराध है। जी, ये भारत की सामाजिक आर्थिक वास्तविकता को ध्यान में रखकर बनाया गया एक बहुत ही व्यवहारिक संतुलन है। वाकई, भारत जैसे देश में जहां गरीबी एक बड़ी समस्या रही है, वहां बाल श्रम के कानूनों ने ये बारीकी बहुत जरूरी थी।
सही कहा। अब भारत की विविधता की बात करें तो धर्म की चर्चा तो आनी ही है। अनुच्छेद 25 से 28 के तहत धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। फेसबुक के नोट्स में एक बड़ी दिलचस्प बात का जिक्र है। संविधान में धर्म शब्द की कोई एक स्पष्ट परिभाषा नहीं दी गई है। जी, ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। इसे समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसलों के माध्यम से स्पष्ट किया है कि धर्म के आवश्यक तत्व क्या हैं और क्या नहीं। और ये जानबूझकर किया गया था, क्योंकि भारत में धार्मिक मान्यताएं इतनी विविध हैं कि उन्हें एक परिभाषा में बांधना असंभव था। सही बात है। अनुच्छेद 25 हर व्यक्ति को अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने और स्वतंत्र रूप से किसी भी धर्म को आबाद रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार देता है। और अनुच्छेद 26 वो धार्मिक संप्रदायों को अपने धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की सामूहिक आजादी देता है। लेकिन भारत का धर्मनिरपेक्ष मॉडल पश्चिमी देशों से थोड़ा अलग है। अनुच्छेद 27 सुनिश्चित करता है कि राज्य किसी विशेष धर्म को बढ़ावा देने के लिए नागरिकों से कोई टैक्स नहीं वसूलेगा। और अनुच्छेद 28 कहता है कि जो शैक्षणिक संस्थान पूरी तरह से राज्य के पैसे से चलते हैं, वहां कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। इसका सीधा सा मतलब है कि राज्य सभी धर्मों से समान दूरी बनाए रखेगा, किसी एक का पक्ष नहीं लेगा। बिल्कुल। और इसके बाद अनुच्छेद 29 और 30 आते हैं, जो विशेष रूप से अल्पसंख्यक वर्गों के हितों और उनके शिक्षण संस्थानों से जुड़े अधिकारों की रक्षा करते हैं। जी, अब हम उस बिंदु पर पहुंच गए हैं जो इन सारे अधिकारों की नींव है। एक बुनियादी सवाल, सोचिए कागज पर दुनिया भर के बेहतरीन अधिकार लिख दिए जाएं, लेकिन अगर असल जिंदगी में राज्य या पुलिस उन अधिकारों को छीन ले और शिकायत करने की कोई प्रभावी जगह न हो, तो उन अधिकारों का क्या मूल रह जाएगा? वो अधिकार महज एक खोखला वाला बनकर रह जाएंगे। बिल्कुल। और यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि यहीं पर अनुच्छेद 32 यानी संवैधानिक उपचार का अधिकार तस्वीर में आता है। इसे एक डायरेक्ट हॉटलाइन या इमरजेंसी कस्टमर सर्विस की तरह देखा जा सकता है। अगर किसी भी नागरिक का मौलिक अधिकार छीना जाता है, तो उसे निचली अदालतों के लंबे और थकाऊ चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। तो वो क्या कर सकता है? वो इस हॉटलाइन का इस्तेमाल करके सीधे देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। क्या बात है! इसीलिए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। ये संविधान की मूल विशेषता है। जी। इस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास इन अधिकारों को तुरंत लागू करवाने के लिए 5 विशेष प्रकार के आदेश, जिन्हें रिट्स कहा जाता है, जारी करने की असीम शक्ति है। इन 5 रिट्स के नाम लैटिन भाषा के हैं, लेकिन इनके काम करने का तरीका बहुत ही व्यावहारिक है। हाँ, वो कैसे? पहली रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण या हेबियस कॉर्पस। इसका सीधा सा मतलब है शरीर को प्रस्तुत किया जाए। मान लीजिए पुलिस ने किसी व्यक्ति को बिना किसी पुख्ता कारण या कानूनी प्रक्रिया के हिरासत में ले लिया है। इस रिट के जरिए सुप्रीम कोर्ट सीधा आदेश देता है कि उस बंदी को तुरंत अदालत के सामने पेश किया जाए, ताकि अदालत उसकी गिरफ्तारी की वैधता की जांच कर सके। बहुत ताकतवर टूल है ये। और दूसरी रिट है परमादेश यानी मैंडेमस, जिसका अर्थ है हम आदेश देते हैं। ये कब काम आती है? ये तब काम आती है जब कोई सरकारी अधिकारी या सार्वजनिक इकाई अपना कानूनी कर्तव्य निभाने से मना कर दे या लापरवाही करे। अच्छा, तब सुप्रीम कोर्ट उस अधिकारी को अपना काम करने का सीधा आदेश देता है। तीसरी है प्रतिषेध यानी प्रोहिबिशन, जिसका मतलब है रोकना। यानी अगर कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर किसी मामले पर सुनवाई कर रही है या कोई फैसला सुनाने वाली है, तो ऊपरी अदालत इस रिट के जरिए उसे बीच में ही रोक देती है कि ये आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। बिल्कुल सही। इसी से जुड़ी हुई चौथी रिट है सर्टियोरियरी, जिसका अर्थ है प्रमाणित होना। दोनों में क्या फर्क है? देखिए, प्रतिषेध तब जारी होता है जब कार्यवाही चल रही हो, लेकिन सर्टियोरियरी तब जारी की जाती है जब निचली अदालत कोई फैसला सुना चुकी हो और उस फैसले में कोई कानूनी गलती हो या अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन हुआ हो। तब क्या होता है? तब सुप्रीम कोर्ट उस फैसले को रद्द कर देता है। समझ गया। और आखिरी रिट है क्वो वारंटो, जिसका मतलब है किस अधिकार से। जी। अगर कोई व्यक्ति किसी ऐसे सरकारी पद पर बैठ जाए जिसका वो कानूनी रूप से हकदार नहीं है, तो अदालत इस रिट के जरिए उससे पूछती है कि वो किस अधिकार से उस पद पर है। संतोषजनक जवाब न मिलने पर उसे पद से हटाया जा सकता है। ये डायरेक्ट हॉटलाइन वाकई बहुत ताकतवर है।
लेकिन इन सब के बीच एक बहुत ही गंभीर सवाल पैदा होता है। वो क्या? अगर अनुच्छेद 32 और ये सारे मौलिक अधिकार इतने ही शक्तिशाली और जरूरी हैं, तो क्या इन मौलिक अधिकारों को कभी भी कम या खत्म किया जा सकता है? क्या ये सच में हमेशा के लिए स्थायी हैं? ये एक बहुत ही व्यावहारिक सवाल है। इसका सीधा जवाब है नहीं। ये अधिकार पूरी तरह से स्थायी या निरपेक्ष नहीं है। अच्छा जी, संविधान के अनुच्छेद 33, 34 और 35 संसद को कुछ विशेष और असाधारण परिस्थितियों में इन अधिकारों को सीमित करने की शक्ति देते हैं। लेकिन अगर ये अधिकार जीवन और स्वतंत्रता के लिए इतने अहम हैं, तो इन्हें सीमित करने की जरूरत क्यों पड़ती है? देखिए, अनुच्छेद 33 को ही ले लीजिए। ये संसद को सशस्त्र बलों, पुलिस बलों या खुफिया एजेंसियों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को सीमित करने की शक्ति देता है। इसका क्या कारण है? इसका कारण बहुत सीधा है, अनुशासन और राष्ट्रीय सुरक्षा। अगर सीमा पर तैनात कोई जवान ये दावा करने लगे कि उसे स्वतंत्रता से कहीं भी घूमने का अधिकार है और वो अपनी पोस्ट छोड़ के चला जाए, तो देश की सुरक्षा ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। वहां अनुशासन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से ऊपर हो जाता है। ये तो बिल्कुल तर्कसंगत है। इसी तरह अनुच्छेद 34 तब लागू होता है जब देश के किसी हिस्से में मार्शल लॉ यानी सैन्य शासन लागू हो। ऐसी स्थिति में वहां बिगड़ी हुई व्यवस्था और शांति बहाल करने के लिए नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। जी। और अनुच्छेद 35 संसद को यह विशेषाधिकार देता है कि वो इन अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बना सकती है और इनके उल्लंघन पर सजा तय कर सकती है। बिल्कुल। लेकिन अगर सरकार साधारण स्थिति में इन अधिकारों को बदलना चाहे तो क्या वो ऐसा कर सकती है? इस पर भारतीय न्यायपालिका के इतिहास का सबसे बड़ा टकराव हुआ था, जिसका समाधान केशवानंद भारतीय मामले में निकला, जो 1973 में हुआ था। हाँ, ये केस तो बहुत मशहूर है। जी, इस ऐतिहासिक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि संसद के पास संविधान में संशोधन करने की शक्ति है और वो मौलिक अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है। लेकिन अदालत ने एक बहुत बड़ी शर्त रख दी, मूल ढांचा का सिद्धांत, यानी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। इसको ऐसे समझा जा सकता है कि अगर संविधान एक घर है तो संसद उस घर की दीवारों का रंग बदल सकती है, नए कमरे बना सकती है, लेकिन वो उस घर की नींव को नहीं खोद सकती। बहुत ही खूबसूरत उदाहरण है। मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और लोकतंत्र जैसी चीजें उस नींव का हिस्सा हैं। संसद इन्हें पूरी तरह से नष्ट नहीं कर सकती। बिल्कुल सही। लेकिन इतने मजबूत ढांचे के बावजूद मौलिक अधिकारों की कुछ आलोचनाएं भी होती हैं। सबसे बड़ी आलोचना ये है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर ये अधिकार निलंबित हो जाते हैं। आलोचकों का मानना है कि इससे राज्य बहुत अधिक शक्तिशाली हो जाता है। इसके अलावा एक बड़ी आलोचना ये भी है कि इनमें सामाजिक और आर्थिक अधिकार शामिल नहीं है। जी। जैसे कि उदाहरण के लिए काम का अधिकार या पर्याप्त आजीविका का अधिकार मौलिक अधिकारों का हिस्सा नहीं है। एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो भुखमरी का शिकार है, अभिव्यक्ति की आजादी से कहीं ज्यादा जरूरी 2 वक्त का भोजन होता है। ये एक बहुत कड़वी सच्चाई है। साथ ही अल्पसंख्यक, सार्वजनिक व्यवस्था या अल्पसंख्यकों के हित जैसे शब्दों की संविधान में कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं दी गई है, जो कई बार जटिल कानूनी विवादों को जन्म देती है। अगर हम इसको बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो हमें समझना होगा कि संविधान निर्माताओं के सामने क्या चुनौतियां थीं। जी, उनका प्राथमिक लक्ष्य एक ऐसे देश में तानाशाही को रोकना और राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना था। ये जो अपवाद, शर्तें और सीमाएं लगाई गई हैं, वे इसलिए नहीं है कि नागरिकों के अधिकारों को कुचला जाए, बल्कि इसलिए है ताकि व्यक्तिगत आज़ादी और समाज की सुरक्षा के बीच संतुलन बना रहे। असीमित अधिकार हमेशा दूसरे नागरिकों के अधिकारों के लिए खतरा बन जाते हैं। तो आज के इस गहन विश्लेषण से ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि भारतीय संविधान का भाग 3 महज एक कानूनी दस्तावेज नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये असल में नागरिकों के जीवन का वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आज़ादी सुनिश्चित करता है, सुरक्षा का ढांचा देता है और समाज में सदियों पुरानी असमानताओं को मिटाने का काम करता है। जी। और न्यायपालिका अनुच्छेद 32 की हॉटलाइन के जरिए इस सिस्टम को किसी भी वायरस से बचाती है। और ये भी याद रखना होगा कि ये एक जीवित दस्तावेज है। अदालतों के नए फैसलों,
जैसे मेनका गांधी केस या निजता के अधिकार के फैसलों के साथ यह ऑपरेटिंग सिस्टम लगातार अपडेट होता रहता है ताकि बदलते वक्त और नई चुनौतियों का सामना कर सके। बिल्कुल सही। और इसी बदलते वक्त के साथ एक नए विचार पे गौर करना जरूरी है, जो स्रोत सामग्री से थोड़ा आगे की बात है। क्या विचार है वो? चर्चा की शुरुआत में हमने देखा था कि अनुच्छेद 12 के तहत राज्य की परिभाषा में सरकार और उसके अधीन काम करने वाली संस्थाएं आती हैं जिनके खिलाफ मौलिक अधिकारों का दावा किया जा सकता है। जी बिल्कुल। लेकिन आज के इस तेज डिजिटल युग की ओर देखें, विशाल टेक कंपनियां, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और एआई कंपनियां आज किसी आम इंसान की अभिव्यक्ति, उसकी निजता और उसकी जानकारी को किसी चुनी हुई सरकार से भी ज्यादा नियंत्रित कर रही हैं। ये तो सोचने वाली बात है। क्या भविष्य में कभी ऐसा समय आएगा जब मौलिक अधिकारों की इस राज्य वाली परिभाषा को इन प्राइवेट डिजिटल दिग्गजों के खिलाफ भी लागू करने की जरूरत पड़ेगी? क्या आने वाले समय में हमारा संविधान एक टेक कंपनी के एल्गोरिदम को भी राज्य मानेगा ताकि नागरिकों के अधिकारों की रक्षा हो सके? ये वाकई एक बहुत गहरा सवाल है। इस गहरे विचार और सवाल के साथ हमारे श्रोताओं के लिए आज के इस डीप डाइव को यहीं विराम देते हैं। इस पर गौर जरूर कीजिएगा।